अब कक्षा 11 का पहला चैप्टर जो है, ये कक्षा 11 का पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इनमें जो है अगला टॉपिक था औसत परमाणु द्रव्यमान। कैसे औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान, तो देखिए औसत परमाणु द्रव्यमान जब ज्ञात करना रहता है तो इनमें समस्थानिक, जैसे कार्बन के औसतन परमाणु द्रव्यमान समस्थानिक आधार पर 3 होते हैं। पहला है इनके कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन 12 और कार्बन 13 और कार्बन 14। तो इनमें आपेक्षिक बाहुल्यता औसतन रूप में इसका लगभग 12 होता है, इसका 13 और इसका 14 रूप में होता है। तो इस तरह पर औसतन परमाणु द्रव्यमान इस तरह ज्ञात करते हैं इनके परमाणु द्रव्यमान। तो ये समस्थानिक रूप में होते हैं। अब आणविक द्रव्यमान, परमाणु के आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में। परमाणु के आणविक द्रव्यमान, परमाणु के आणविक द्रव्यमान, तो परमाणु में जिस यौगिक में जितने परमाणु द्रव्यमान या परमाणु उपस्थित होते हैं उनके द्रव्यमान के योग को परमाणु के आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे देख लेंगे, जैसे मेथेन है CH4, मेथेन है। मेथेन का आणविक द्रव्यमान तो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो कार्बन का 12 और एक ही कार्बन है तो गुणे 1 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 1 और गुणे 4 है तो 4 एकम 4। तो इस तरह ये CH4 का आणविक द्रव्यमान द्रव्यमान 12 और प्लस 4 तो बराबर। तो इस तरह आणविक। अब जैसे जल का द्रव्यमान अगर ज्ञात करना है, जल का आणविक द्रव्यमान, तो जल का तो हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये हो जाएगा 1 हाइड्रोजन का और 2 पर अणु है तो 2 एकम 2 और ये ऑक्सीजन का 16 और एक ही ऑक्सीजन है तो गुणे 1 तो ये हो जाएगा 2 + 16 तो इस तरह ज्ञात करते हैं आणविक द्रव्यमान। अब जैसे एक और देख लेंगे, जल के अलावा ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज का दिया हुआ है आणविक द्रव्यमान। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो C6 यानी कि कार्बन का देखिए 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, इसका अणु द्रव्यमान तो कार्बन का 12 तो 12 गुणे 6 और हाइड्रोजन 12 है तो 1 गुणे 12 क्योंकि हाइड्रोजन का 1 द्रव्यमान है तो 12 हाइड्रोजन है तो 12 का ये 12 और प्लस 16 गुणे 6
अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 12 छाक 72 प्लस 12 एकम 12 और प्लस 16 छक्का 96। अब इसका निकालेंगे 6 2 8 2 10 9 10 10 और 7 17 और 88 तो 180 तो इस तरह प्राप्त हो गया। अब आगे देखेंगे सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक के रूप में अगला टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक। इनमें क्या होता है कि इनमें जो मूल अंक जो उत्पाद के रूप में उत्पाद की जो मात्रा हो वो सीमित रूप में हो उसको सीमांत अभिकर्मक के रूप में अभिक्रियक की कितनी मात्रा उपस्थित हो और कितनी, जैसे कोई यौगिक बनाया जा रहा है ना। सीमांत अभिकर्मक का मतलब ये है कि जब कोई यौगिक बनाया जा रहा है तो उनमें कम से कम मात्रा हो, सीमित मात्रा हो और वो जो है मिश्रण होकर के एक नए यौगिक के रूप में बन जाए, उसी को सीमांत अभिकर्मक कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 2 ही भाग हो, ऑक्सीजन 1 ही भाग हो, जिससे कि 2 भाग हो हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन हो, जिनसे कि एक सीमांत रूप में यौगिक बन जाए जल के रूप में। तो इनमें जो जल बनने में जो अभिकर्मक भाग लिए थे वो एक सीमित रूप में थे। ऑक्सीजन 1 था, हाइड्रोजन 2 थे, तो इन्हीं को सीमांत अभिकर्मक कहा गया। सीमांत अभिकर्मक के रूप में है। फिर अगला है विलयनों में अभिक्रियाएं। विलयनों में अभिक्रियाएं, विलयनों में अभिक्रियाएं। तो देखिए विलयन जब सॉल्यूशन या विलयन बनाया जाता है तो इनमें कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें और कई तरह के भाग भी लेते हैं। जैसे द्रव्यमान है, पहला भाग है कि द्रव्यमान की गणना की जाती है। जब कोई विलयन बनाया जाता है तो कितने द्रव्यमान की मात्रा होनी चाहिए, कितने तत्व के द्रव्यमान होने चाहिए, ये चीजें जानना जरूरी है। फिर दूसरा है मोल अंश। मोल अंश का मतलब ये है कि एक एक जो कण के मात्राएं जो भाग ले रही हैं वो मोल अंश के रूप में है। तीसरा है मोलरता। और चौथा है मोललता। मोललता तो द्रव्यमान, मोल अंश और मोललता और मोलरता ये विलयन के
क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे आप। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब यह है कि इसमें कितने बिलियन में कितने द्रव्यमान प्रतिशत भाग लेगा कि वो बिलियन तैयार हो जाए। जब किसी बिलियन में कितनी मात्रा या कारक या कर्मक की हो कि जिससे कि वो एक संतृप्त बिलियन के रूप में उत्पाद बन सके। तो बिलियन तो द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत की मात्रा जो होती है ये विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे प्रतिशत में है तो 100। कहने का मतलब यह है कि अगर द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो विलेय का द्रव्यमान यानी कि जो घुलने वाला है, जो घुलने वाला, जैसे पानी में चीनी है तो चीनी क्या हो गया, विलेय पदार्थ हो गया। तो विलेय का द्रव्यमान और बटे बिलियन का द्रव्यमान यानी कि पूर्ण रूप से जो घुल करके जैसे शरबत बन गया है, तो शरबत में अगर विलेय यानी चीनी का द्रव्यमान ज्ञात करना होगा तो प्रतिशत में ज्ञात कर लेंगे। अब आता है अगला टॉपिक मोल अंश। दूसरा है मोल अंश की गणना करना। तो मोल अंश कैसे ज्ञात करते हैं इनके बारे में तो देखेंगे मोल अंश के बारे में। देखिए विशेष घटक के मोलों की संख्या और विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल अंश के रूप में कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि A है और B है, दो A और B का सॉल्यूशन है, तो इनमें क्रमशः A के लिए Na है, एक अभिकारक के लिए Na है और B के लिए Nb है। तो इसमें मोल अंश अगर ज्ञात करना है तो A के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या बटे A प्लस B के मोलों की संख्या यानी योग। तो मान लीजिए कि A का Na है बटे Na प्लस Nb। इसी तरह मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। फिर से देख लेंगे मोल अंश के लिए। मान लीजिए N एक अभिकारक है और B दूसरा अभिकारक है, तो इसके मोलों की संख्या Na है A का और N ये B का है Nb। तो A के मोलों की संख्या जब ज्ञात करना होगा तो Na बटे Na प्लस Nb कर लेंगे। अगर B के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, B के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो Nb और अपान Na प्लस Nb कर लेंगे। तो B के मोलों की संख्या करेंगे तो Nb अपान Na प्लस Nb कर लेंगे। इस तरह मोल अंश ज्ञात करते हैं। मोलरता, अब अगला है मोलरता। तो मोलरता नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा मोलरता के बारे में। मोलरता नेक्स्ट क्लास में। दो चीजें और छूट रही हैं, मोलरता और दूसरा है मोललता। तो मोलरता
क्षारता के बारे में और मोलरता और मोलरता के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।